नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक ऐसी संवेदनशील कविता पढ़ेंगे जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसी कविता जो आपके आसपास विशेष लोग होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके जीवन के बारे में जानने पर मजबूर कर देगी और उस माँ की बेबसी के बारे में सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। तो चलिए पढ़े ऐसी कविता। एक पाठ 9, एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके याद यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अर्थात आपको यदि ये कविता पढ़कर, जो कविता आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इसे पढ़कर आपको कुछ भी महसूस होता है, एक चित्र भी आपके दिमाग में बचपन का आ जाता है और रतन जैसे बच्चे का आपको अक्सर ख्याल रहता है, उसके बारे में सोचते हो या आपके मन में अनायास ही उसकी स्मृतियाँ जाग उठती हैं, उसकी यादें जाग उठती हैं, तो यह कविता कामयाब मानी जाएगी। देखिए बेटा, ये कविता जब आप पढ़ेंगे, आपके बचपन का चित्र, बचपन के समय के खेल, साथियों का चित्र और एक खास साथी। क्या आपके पास भी एक ऐसा साथी है रतन? तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस कविता को पढ़ने के बाद यदि आपके भी आसपास या आपके विद्यालय में या आपके घर के आसपास एक ऐसा बच्चा है रतन जैसा, तो देखिए आपके मन में भी उसके लिए विचार जागृत होंगे। कौन से विचार? तो चलिए पढ़ते हैं ये कविता। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसके भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। देखिए यह कविता बहुत ही संवेदनशील है। कुंवर नारायण जी ने लिखी है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। वे क्या कहते हैं इस कविता में कि ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से। अदृश्य पड़ोस मतलब ऐसा पड़ोस जो उसने देखा ना हो, क्योंकि उस बच्चे के घर कम लोग जाते थे, मेल जोल कम था। तो अदृश्य पड़ोस का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि उस पड़ोस को कोई जानता नहीं था, कोई देखा नहीं था। रतन से ज़्यादा सब घुले मिले नहीं थे, यानी उसके घर आना जाना कम ही होता था। तो वह रतन, जब बाकी बच्चे खेलते थे, रतन भी उनके साथ खेलने आता था। किंतु उसमें एक बात अलग थी। कौन सी बात?
वह हम लोगों की तरह बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में तो हम बच्चों की ही तरह था, वह भी बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए तो वह अजूबा था। अजूबा था क्योंकि हम सबसे अलग था। वह बोल नहीं पाता था, उसके इशारे हम देखते रह जाते थे। हमें वो एक अजूबे की तरह प्रतीत होता था। हम जानने की कोशिश करते थे कि ना जाने यह क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। जब वह अपनी बात जोर जोर से इशारे में बताने की कोशिश करता, हड़बड़ाहट में, घबराहट में, छटपटाहट में, तो उसके हाव भाव से हम लोग डर भी जाते थे। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। देखिए, रतन हमारे साथ, बाकी बच्चों के साथ साधारणता नहीं खेल पाता था। जिस प्रकार बाकी बच्चे बोलते थे, बातें करते थे, रतन उस प्रकार बातें नहीं कर पाता था। कभी कभी वह अपने अंदर की छटपटाहट, घबराहट, अपनी बात को बोलने के लिए अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव दिखाता था, किंतु उसके अंदर की छटपटाहट को हम समझ नहीं पाते थे और उससे हम डर जाते थे। जितनी देर रतन वहाँ रहता, उसके पास उसकी माँ उसे बैठी निहारती रहती, उसे खेलते देखती रहती, शायद जैसे अपने मन में बोल रही हो कि काश यह भी उन बच्चों की तरह बोल पाता, उनके साथ ढंग से खेल पाता। पर अब कवि जब बड़े हो गए हैं, सब कुछ बेहतर समझने लगे हैं, अब उन्हें एक गम है कि उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, रतन जैसे बच्चों की भाषा जो वह बोल नहीं पाते थे, अब शायद ये उनकी बात को कुंवर नारायण जी अच्छी तरह समझने लगते। किंतु अब ना ही रतन है और ना ही वह मोहल्ला है, वह पड़ोस है। तो कुंवर नारायण जी जो कवि हैं वो कहते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यानी रतन तो याद आता ही है, किंतु रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी होती थी, उस समय कुछ न कर पाने का एक गम होता था कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वह बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं पा रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो वो कुछ ना कर पाने की बेबसी जो उनकी माँ की आंखों में, रतन की माँ की आंखों में झलकती थी, उसे कवि बोलते हैं कि शायद अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं उसे कुछ बेहतर समझने लगता। पर उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते, अब उनकी बहुत याद आती है और रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ की बेबस आंखों की याद आती है। शायद अब उन आंखों को मैं पढ़ पाता। तो यह थी कविता। बेटा बहुत ही संवेदनशील थी ना। आप अब से आपके आसपास, आपके विद्यालय में, आपके मित्रगण में यदि कोई रतन जैसा बच्चा हो, या कोई दिव्यांग बच्चा हो, या कोई नेत्रहीन बच्चा हो, आप भी उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे डरिएगा, घबराइएगा नहीं, अपितु उसे अपने प्रेम से दोस्त बनाइएगा और फिर देखिएगा आपको कितना अच्छा प्रतीत होता है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो शायद आपको भी कभी की तरह बड़े होकर दुख हो कि आप उस विशेष बच्चे को अपना दोस्त नहीं बना पाए और उसकी बातों को समझ नहीं पाए। तो आई समझ में कविता बेटा आप सबको। अब चलिए, अब ज़रा हम इसका अभ्यास कार्य पढ़ते हैं और जानते हैं। कविता से पहला प्रश्न, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, या फिर पड़ोस में रहने वाला बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरों बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो लिखिएगा। फिर है दूसरा प्रश्न, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? क, चमक के रूप में,
ख डर के रूप में, ग जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। अब देखिए अगला, तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? आपको अधीरता, छटपटाहट के साथ देखिए किस प्रकार की इच्छा होती है। अधीरता, इच्छा और संदेश, इनको पढ़िएगा और बताइएगा कि इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है। फिर अगला है घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे जब कभी अंधेरा होने वाला होता है या फिर समय कम होता है, आपकी परीक्षा का समय समाप्त होने वाला होता है और आपने काम नहीं किया होता, या फिर जब आपके मन में यह डर हो कि दूसरे के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है और अब पापा ना जाने क्या करेंगे। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न 2, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? सोचिएगा, रतन की जगह पर खुद स्वयं को रख कर देखिएगा और इसका उत्तर लिखिएगा। फिर है प्रश्न 3, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता है, कारण भी पता करो। ठीक है। फिर है भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरिए। जैसे गाड़ी का जब पहिया निकल जाता है तो गाड़ी चल नहीं पाती, इसी प्रकार आपको बाकी उदाहरण भी पूरे करने हैं। फिर देखिए प्रश्न 2, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में बे छिपा है और इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? आपने पढ़े होंगे ना, बेजान, बेसहारा, बेनसीब, इस प्रकार के शब्द। तो आप लिखिएगा और इस सूची में और शब्द जोड़िएगा। अब देखिए देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। फिर है अगला प्रश्न 2, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती है। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? तुम्हारी मम्मी की नजरों में तुम्हें कौन सी नजरें दिखाई देती हैं आंखों में? सहमी नजरें, क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें, प्यार भरी नजरें, उनिंदे आंखें, डरावनी आंखें। देखिए सहमी नजरें कब होती है? जब कोई डरता है। क्रोध भरी आंखें, जब आप कुछ गलत काम करते हो तो आपके मम्मी पापा के क्रोध भरी आंखें आपको दिखाई देती होंगी। शरारती आंखें, जब कोई छोटा प्यारा सा बच्चा, शरारती बच्चा कोई शरारत करता है तो आपने देखा है उसकी आंखें कैसे टिमटिमा जाती है, कैसे सुंदर लगने लग जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं शरारती आंखें। तो इन बाकी आंखों के बारे में भी आप पढ़िएगा। अगला है तीसरा, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करेंगे? आप उन पर वाक्य बनाइएगा। आंख दिखाना, नजरें फेर लेना, नजर चुराना, आंख पर पर्दा पड़ना, आंख का तारा। देखिए ये सारे मुहावरे आंख और नजर से संबंधित है। इनका अर्थ समझ के इनका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। फिर है माँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। पहला प्रश्न, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? दूसरा प्रश्न, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। क, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब आप उनकी घर के कामों में मदद करते हो या आप कक्षा में प्रथम आते हो, तो इसे पूरा कीजिएगा। फिर ख, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शैतानी करता हूँ। सही कहा ना मैंने? तो आप इसे भी अपने हिसाब से पूरा कीजिएगा। फिर है ग, मेरी माँ चाहती है कि मैं क्या बनूं? बिल्कुल सही लिखिएगा। फिर है घ,
माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब पूरा कीजिएगा। फिर अंग, मैं चाहती या चाहता हूँ कि मेरी माँ, क्या लिखेंगे आप आगे? बिल्कुल सही, इसे अपने शब्दों में पूरा कीजिएगा और इस कविता को याद कीजिएगा। है ना बहुत अच्छी कविता बेटा? तो चलिए अब मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।